हेलो बच्चों, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने हैं। दिमाग को एकदम कंसंट्रेट कर लो। मेरा अपना मानना है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बचपन से लेके हम पढ़ते आए हैं, सबसे आसान सब्जेक्ट है, पढ़ भी रखा है, एग्ज़ाम टाइम आ गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दिया है। एक लेवल, जैसे गेम में होता ना, एक लेवल एक स्टेप थोड़ा सा हार्ड कर दिया है। हो सकता है जिन्होंने पढ़ा है, देखो हार्ड और इजी की डेफिनेशन कुछ नहीं, केवल इतना ही है कि जो कुछ भी है अगर मैंने पूछा आपको आता है तो आपके लिए वो आसान है, और कितना भी आसान सवाल हो अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए वो कठिन है। सिर्फ इतना ही होता है और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। ठीक, तो क्वेश्चन है कुछ, उसके पहले एक अपील, लिंक में एक चैनल का लिंक दूंगा, जितने लोग भी हो उसको सब्सक्राइब कर लो। ठीक, बाकी कुछ नहीं। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाई, स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाई, किससे हाइड्रोलाइज? स्टार्च को कौन हाइड्रोलाइज करता है भाई? पेप्सिन है, एक मिनट जस्ट, हाँ, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, सारे हैं या एमाइलेज है। स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाई, बताओ भाई, पढ़ा रखा है मैंने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में, अगर अच्छे से देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भाई पेप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को करेगा। ट्रिप्सिन किसको करेगा? प्रोटीन को करेगा। तो बचा क्या? नहीं भी आता है तो इस तरह कॉन्सेप्ट लगा सकते हो ना। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करता है हमारा एमाइलेज। अगर मुंह के अंदर है तो वहाँ सलाइवरी एमाइलेज होगा, है ना। इंटेस्टाइन में है तो हमारा पैंक्रियाटिक एमाइलेज होगा, राइट। तो कौन करता है हाइड्रोलाइज? एमाइलेज, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। तो क्या है, कई बार होता है डायरेक्ट हमको आंसर नहीं पता होता है, लेकिन एटलीस्ट चारों ऑप्शन हम देख लेंगे तो ये मान के चलो 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम ये तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये नहीं हो सकता, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। या फिर कई बार ये होता है अगर ऑप्शन को ढंग से पढ़ो तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये दो तो नहीं हो सकते, मीन्स 50-50 में तो आप आ ही जाओगे। उसका दो में से एक जो ज़्यादा आपको लगता है कि सही होगा, यही एक तरीका होता है एमसीक्यू सॉल्व करने का। इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ो और समझ लो क्या कहना चाहता है। उसके बाद उसी के बिहाफ पे मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शन दे रखे हैं चारों, उनको बहुत अच्छे से देखो। कुछ वीडियोज़ मैं बनाऊँगा क्वेश्चन इन वन वर्ड, कुछ बनाऊंगा फिल इन द ब्लैंक्स के भी, मीन्स एग्ज़ाम के पहले हर तरह की तैयारी। स्ट्रक्चर एंड यूपीएससी की सीरीज़ केमिस्ट्री में बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर यूपीएससी नहीं याद होते, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चन हैं, 20-25 स्ट्रक्चर हैं, उनकी मैं एक सीरीज़ चालू करूँगा, वो मैं फिर से आपको समझाऊँगा नए सिरे से, कि उतने पढ़ के जाओगे तो आपका काम ऑलमोस्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का चीफ फंक्शन मतलब सबसे मेन। अब इस केस में कई बार होगा कि आपको लगेगा कि चारों आंसर ठीक लग रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए हो, तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? चीफ फंक्शन ऑफ बाइल। बाइल का जो सबसे मेन फंक्शन है वो क्या होगा? ऑप्शन पढ़ो। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ फैट थ्रू एंजाइम, रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। तो बाइल क्या करता है? बेसिकली फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कैसे हेल्प करता है? इमल्सिफिकेशन करके, फैट का इमल्सिफिकेशन करके। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में बताया। जिसने नहीं देखा वीडियो, प्ले लिस्ट में जाना और HAP के थ्योरी के वीडियोस पड़े हुए हैं। याद रहे, थ्योरी के और MCQ के सेपरेट सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी है। थ्योरी वाले में जाओगे, बस ये है कि व्यू चैनल में, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको प्लेलिस्ट देखनी नहीं आती तो किसी फ्रेंड से पूछ लेना कि प्लेलिस्ट बहुत आसान सा है, व्यू चैनल में जाओ, ऊपर से ही देख लोगे कि प्लेलिस्ट कहाँ लिखा है, उसमें आप अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट जो पढ़ना है और देख लो कितने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, राइट। तो इस तरीके से आप सही जगह पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाई।
गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन किसकी वजह से स्टॉप हो जाता है? भाई जाहिर सी बात है, जब गैस्ट्रिक जूस का काम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ ऐसा फीडबैक मैकेनिज़्म होगा, कुछ ऐसा सिक्रीट होगा जिसकी वजह से ये होगा ग्लैंड को कि अच्छा इसका सिक्रीशन चालू हो गया, मेरा काम बंद, अब मेरा काम ख़त्म, तो वो क्या स्टॉप हो जाएगा खुद ही। गैस्ट्रिन, पैंक्रियोजाइमिन, इंट्रोगेस्ट्रॉन या कोलेसिस्टोकाइनिन। तो जो हार्मोन है दैट इज़ इंट्रोगेस्ट्रॉन, जब ये सिक्रीट होता है तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन इनहिबिट कर देता है, उसका सिक्रीशन बंद हो जाता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, नेक्स्ट है गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन ओनली, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड रेनिन ओनली, पेप्सिन लाइपेज एंड रेनिन, पेप्सिन एमाइलेज एंड रेनिन। कौन सा कॉम्बिनेशन है जो गैस्ट्रिक जूस में होता है जो बिल्कुल सही है? तो हमारा कौन सा है? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यही भाई यहाँ पे देखो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? एमाइलेज कहाँ पे होगा? इंटेस्टाइन में होगा या मुंह में होगा, है ना, माउथ में, बक्कल कैविटी में। तो गैस्ट्रिक जूस कहाँ है? हमारे स्टमक में है। तो थोड़ा बहुत लाइपेज का एक्शन होता है, बाकी रेनिन और पेप्सिन का। रेनिन किसके केस में? छोटे बच्चों के केस में। डबल एन, याद रहे, डबल एन रेनिन और सिंगल एन रेनिन में डिफरेंस होता है। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तब भी ठीक से बता दिया था कि भूलना नहीं। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू। क्या क्वेश्चन कर रहा है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? हार्मोन के थ्रू, ब्लड प्लेटलेट्स के थ्रू, ल्यूकोसाइट के थ्रू या इरिथ्रोसाइट के थ्रू? तो जो हमारी बॉडी में इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं दैट इज कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, राइट, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज। कितना परसेंट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट। भाई जाहिर सी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ोगे तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो फिलहाल कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, 3%, 4%, 0.3% या 4.3%। तो काफ़ी आसान सा है, 6 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। 0.3% एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होती है। कितना? 0.3%। ठीक, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन नहीं है? इसोफेगस, फेरिंग्स, ट्रैकिया या नेजल चैम्बर। तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है? इसोफेगस। इसोफेगस किसका पार्ट था? इसोफेगस तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट था। वो अलग बात है कि किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है इसोफेगस में, लेकिन ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। तो पार्ट तो कई सारे हैं, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करता, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है, राइट। नेक्स्ट है एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट। एडम्स एप्पल क्या होता है? देखते हो कि कुछ लोगों के यहाँ पे काफ़ी निकला सा होता है, मेल्स में काफ़ी निकला होता है, तो उसी को बोलते हैं क्या? एडम्स एप्पल। क्या होता है ये? एपिग्लॉटिस होता है, कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया होता है या थायराइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स होता है। तो वॉइस बॉक्स जो आपका लैरिंग्स है उसके ऊपर जो कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज की कवरिंग होती है, तो वो क्या ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम? एडम्स एप्पल। कुछ लोगों का ज़्यादा निकला हुआ रहता है ना, तो यहाँ पे रहता है, उसी को बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है इस केस में। नेक्स्ट है लंग लोब ऑफ ह्यूमन बींग्स आर। जो लंग्स होते हैं लेफ्ट और राइट, दो तरह के दो लंग्स होते हैं ह्यूमंस में, इनके अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं। तो किसमें कितने लोब होते हैं? लेफ्ट साइड ऑप्शन क्या है? 3 लोब है लेफ्ट साइड में, 2 लोब है राइट साइड में। दोनों तरफ 3-3 हैं, दोनों तरफ 2-2 हैं, या लेफ्ट साइड में 2 हैं और राइट साइड में 3 लोब्स हैं। तो इस साइड में, लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 लोब्स हैं, और राइट साइड में कितने हैं? 3 लोब्स हैं। ठीक, यानी हमारा डी ऑप्शन है।
द एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स, जब हम इनहेल करते हैं, ठीक, जब हम इनहेल करते हैं तो क्या होगा, इनहेल कब होगा, जब अंदर प्रेशर कम हो और बाहर प्रेशर ज़्यादा हो। अंदर प्रेशर कम कब होगा, जब अंदर की कैविटी, भाई किसी चीज़ में प्रेशर, जैसे कोई बलून है, बलून को खींच दो तो क्या होगा, जब वॉल्यूम अंदर का बढ़ जाएगा तो जितनी हवा का प्रेशर है वो ज़्यादा जगह में फैल जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। उसी को दबा दो तो प्रेशर बढ़ जाता है। मीन्स अगर हम किसी तरह से अंदर की जो कैविटी हमारी है, अगर उसको हम बड़ा कर लें, जो कैविटी हमारी है अगर उसको हम बड़ा कर लें तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या होगा, बाहर की हवा आराम से अंदर आ जाएगी। और जब हमें हवा बाहर निकालनी है कब होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा हो और बाहर प्रेशर कम हो। उस केस में क्या, कैविटी को दबा दो, जब दबा दोगे तो हवा अपने आप फोर्स से बाहर निकल जाएगी। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, द एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स। एक्सपायरेशन मीन्स हमें क्या करना है, एक्सेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इस कंडीशन में हमको क्या, डायाफ्राम की जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है भाई, डायाफ्राम ऐसे है, फ्लैट है तो कैविटी क्या है, बढ़ जाएगी, और डायाफ्राम को ऐसे कर दो तो क्या हो जाएगा, ऊपर की कैविटी, भाई ये ऐसे आर्क हो गई तो ऊपर की कैविटी का जो स्पेस है वो कम हो गया, मतलब प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, राइट। इसका मतलब एक्सपायरेशन डायाफ्राम बिकम्स आर्क, मीन्स एक आर्क टाइप का बना लेता है, जिससे अंदर की कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर ज़्यादा तो आराम से एक्सेल हो सकता है, एक्सपायरेशन हो सकता है, राइट। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, ब्लड कमिंग आउट ऑफ द लीवर एज ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ब्लड जो है जब लीवर से बाहर आता है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन प्रोटीन की ज़्यादा होती है, आरबीसी, ऑक्सीजन या यूरिया। तो जाहिर सी बात है यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो भाई वो जाहिर सी बात है वो किसमें, किडनी में जाके क्या करता है, फिर यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करता है, ठीक। यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। फिर है यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन टू। यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इन टू, किस में ओपन होता है जाके, यूट्रस में, यूरेथ्रा में, यूरेटर में, या किस में, यूरिनरी ब्लैडर। भाई किडनी से यूरेटर निकले दो, किस में आए, यूरिनरी ब्लैडर में आए, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ किससे निकलता है, यूरेथ्रा में, राइट। ऐसे तो है सिस्टम। एक्सक्रीटरी नहीं अगर समझ में आ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो खोलो, कैसे खोलोगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय अवरेंद्र सिंह, इतना डालो यूट्यूब पे, अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक। तो जितने भी पार्ट्स हैं आप देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, रफली भी देख लोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ओके। यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नी जॉइंट इज। नी का जो जॉइंट है उसको क्या बोलोगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, एंगुलर मूवमेंट या पिवोट जॉइंट। तो नी जो है दैट इज कॉल्ड पिवोट जॉइंट। क्या है, डी ऑप्शन हमारा सही, पिवोट जॉइंट होता है ना, एक ही प्लेन पे होता है। नेक्स्ट है, फर्स्ट वर्टिब्रा इज। फर्स्ट वर्टिब्रा को क्या बोलते हैं भाई, थोरेसिक वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, एक्सिस या लंबर। तो फर्स्ट वर्टिब्रा जो होती है दैट इज कॉल्ड एटलस। एटलस को बोलते हैं फर्स्ट वर्टिब्रा। और जितने लोग देख रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी भी 32% ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब बताता है कि वो चैनल देखते रेगुलर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक। तो पैसे नहीं पड़ रहे, सिंपल सी बात है, फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो इतनी तो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि जो लोग देख रहे हो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। जो कर रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, ठीक। भाई मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, बंद कर दूँ या तो पढ़ाना बोलो तो। लोग जो पैसा लेके पढ़ा रहे हैं, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, ठीक। द फर्स्ट वर्टिब्रा दैट इज कॉल्ड एटलस, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ट्राइसेप है, क्वाड्रिसेप है, बाइसेप्स है या ग्लूटियस मैक्सिमस है। नाम में ही है मैक्सिमस, मतलब सबसे ज़्यादा, यानी ग्लूटियस मैक्सिमम क्या है, लार्जेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन इज। बोन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, बोन की नहीं, एक्चुअली यहाँ पे होगा ब्रेन की, राइट। ये टाइपिंग मिस्टेक है।
तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड पायामीटर, वाइट मैटर, अरेक्नोइड या ड्यूरामीटर। आउटर मोस्ट, मैंने देखो एक टर्म बताया था DAP। डी फॉर, डी क्या है, आउटर है, और P इनर है। आउटर में ड्यूरामीटर, और सबसे इनर की बात करें तो क्या होगा, पायामीटर। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, DAP। आउटर की बात करें यानी D, ड्यूरामीटर, यानी हमारा D ऑप्शन सही है। इस पैटर्न पे अगर देखोगे तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की, ट्री लाइक ब्रांच स्ट्रक्चर फाउंड इन सेरिबेलम। सेरिबेलम का स्ट्रक्चर जब हमने बताया है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का आफ्टर सेरेब्रम, है ना, सेरिबेलम। तो जो ट्री, उसमें क्या है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है नर्वस सिस्टम में, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा ब्रेन पे जब जाओगे। तो क्या बोलते हैं उसको भाई, अरेक्नोइड, अरेंटेनोइड, एरकोल, आर्बोरविट्टे या ऑल। तो आर्बोरविट्टे जो है बोलते हैं किसको, जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आर्बोरविट्टे विट्टे बोलते हैं। तो हमारा D ऑप्शन सही है। क्यों बोलते हैं, नर्वस सिस्टम में देखोगे तो क्लियरली आपको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, वहाँ पे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्रेनियल नर्व इज। क्रेनियल नर्व्स पे क्वेश्चन खूब आते हैं। मैंने फोर्थ यहाँ पे बोला है, वो फिफ्थ पूछ सकता है, थर्ड पूछ सकता है, 10th पूछ सकता है, 11th पूछ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, उनके नाम, इवन क्रेनियल नर्व्स कैसे याद करनी है मैंने उसकी ट्रिक भी बता रखी है नर्वस सिस्टम में, तो उस तरह से जाओगे तो आपको याद भी हो जाएगी। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व्स कौन सी है भाई, ऑप्टिक, ट्राइजेमाइनल, ऑकुलोमोटर या ट्रॉक्लियर। तो फोर्थ क्रेनियल नर्व दैट इज कॉल्ड ट्रॉक्लियर, जिसको बोलते हैं पैथेटिक, पैथेटिक नर्व भी बोलते हैं, यानी हमारा D ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्योर मोटर नर्व इज। प्योर मोटर, कोई सेंसरी नहीं है ना, कुछ मिक्स्ड होती हैं, कुछ प्योर सेंसरी होती हैं, कुछ प्योर मोटर होती हैं, कुछ मिक्स होती हैं। तो प्योर मोटर कौन सी इसमें, ऑल्फैक्टरी, वेगस, ऑप्टिक, एब्ड्यूसेंट। तो इनमें से प्योर मोटर नर्व जो है दैट इज कॉल्ड एब्ड्यूसेंट नर्व होती है, उसको प्योर मोटर नर्व। ये केवल मैसेज क्या है, मैसेज को इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से जो मैसेज आता है वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाती हैं, यानी मोटर नर्व, प्योरली मोटर नर्व का काम करती है, यानी D ऑप्शन हमारा सही है। ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन ब्रेन के कौन से पार्ट में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट होता है, ऑक्सीपिटल में, पैराइटल में, टेम्पोरल में या फ्रंटल लोब में। बताओ भाई किस पार्ट में। बहुत अच्छे से मैंने ब्रेन का बताया है, बाकायदे डायग्राम, कलरफुल डायग्राम विद लेबलिंग समझाया है। तो बताओ भाई ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट इन ऑक्सीपिटल एरिया, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब या फ्रंटल लोब। तो जो टेम्पोरल लोब होता है यानी B ऑप्शन से, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट है कैनाल ज्वाइनिंग इंटरनल ईयर विद बक्कल कैविटी। एक कैनाल होती है जो इंटरनल ईयर से बक्कल कैविटी, ये मैंने जब ईयर पढ़ाया है तो वहाँ पे समझाया है। यही इसी की वजह से होता क्या है, जब फ्लाइट में आप ट्रेवल करो या माउंटेन राइडिंग करते हैं, जब माउंटेन पे ज़्यादा ऊंचाई हाइट पे चले जाते हैं तो क्या होता है, कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, एक अजीब सा प्रेशर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब क्या है, होगा क्या उस केस में जब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है तो प्रेशर रिलीज़ करना पड़ेगा। रिलीज़ कैसे होगा, तो हमारी जो इंटरनल ईयर है वहाँ से एक माउथ में, बक्कल कैविटी में एक कैनाल जाती है, और वो ओपन किस केस में होती है, जब आप कुछ निगलते हो, जैसे सलाइवा कभी कभी निगलते हैं, जिस वक्त आप वो निगलते हो या फिर जम्हाई आती है, इन दो कंडीशन में वो कैनाल खुलती है और इंटरनल ईयर का जो प्रेशर है वो प्रेशर उसके थ्रू रिलीज हो जाता है। इसीलिए या तो होता क्या है, यूजुअली लोग जो है, जो ध्यान दो, जिनको कान में दिक्कत होती है, कान में दर्द होता है फ्लाइट में ज़्यादा, मोस्टली तो लोगों को आदत हो जाती है, नहीं इतना होता है। अगर जिनको ये प्रॉब्लम होती है उनको चिंगम वगैरह दे दिया जाता है या टॉफ़ी दे दी जाती है कि उसको आप खाते रहिए। खाते रहोगे तो क्या होगा, सलाइवा बनता रहेगा और आप उसको निगलते रहोगे। जैसे निगलोगे वैसे ही वो कैनाल ओपन हो जाएगी और प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, दर्द, फिर पेन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो
कैनाल ज्वाइनिंग इंटरनल ईयर विद बक्कल कैविटी। ईयर को देखोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कैविटी कौन से भाई? टिम्पैनिक कैविटी, सेमिलूनर कैनाल, यूस्टेचियन कैनाल, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो दैट इज कॉल्ड यूस्टेचियन कैनाल, यानी सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन ऑफ कोटाई अकर्स इन। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहाँ है भाई? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, कॉक्लिया या रेटिना? इंटरनल ईयर तो कहीं दिया नहीं भाई, है ना। ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या है? जो सुनने की मशीन है हमारे अंदर, कोई बोलता है और हम सुनते हैं भाई। कोई सुनता है तो वाइब्रेशंस आते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद मिडिल ईयर आता है जिसमें मैलियस इनकस स्टेप्स है। वो क्या करते हैं? उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। मिडिल ईयर क्या करता है? जो वाइब्रेशंस मिले हैं उनको एम्पलीफाई कर देता है, खूब तेज कर देता है, ताकि ऑर्गन ऑफ कोटाई पे जब पहुँचे तो वहाँ पे जो इम्पल्स पहुँचेगा उसको इंटरप्रेट, ये मशीन इंटरप्रेट करती है कि सामने वाला क्या कहता है। मैकेनिज्म समझो कि जो आप बोल रहे हो साउंड, वो वेव के फॉर्म में जाता है कहाँ? हमारे एक्सटर्नल ईयर में। ये ईयर पिन्ना लगा हुआ है, इसका काम क्या है? ये जो वेव्स हैं उनको कलेक्ट करता है। ठीक, जैसे कोई धीरे बोले अगर ऐसे सुन लो, मीन्स इसको बड़ा कर दो, एरिया बड़ा हो गया, तो अब क्या है? ज़्यादा वाइब्रेशंस जो वेव हैं, ज़्यादा काउंट, ज़्यादा जो है क्या होगी? कलेक्ट होंगी, तो ज़्यादा साफ सुनाई देगा। कभी करके देखो, कोई धीरे बोला ऐसे करो, देखो ज़्यादा सुनाई देगा, है ना। उससे कहा ज़्यादा वेव हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम में पड़ती हैं और फिर ट्रांसमिट कहाँ पे होंगी? मिडिल ईयर में। उसका क्या काम है? एम्पलीफाई कर देगा, तेज कर देगा उन वेव्स को, और वो वेव्स जब ऑर्गन ऑफ कोटाई पे पहुँचेगी वहाँ इम्पल्स चेंज जनरेशन होगा और इंटरप्रिटेशन होता है। तब जाके हमको पता चलता सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। मीन्स ऑर्गन ऑफ कोटाई के पास क्या है? डीकोडिंग मशीन है, वेव को कोड कर लेता है, डीकोड कर देता है और हमें बताता है। सोचो, मैकेनिज्म सोच के देखो कभी कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि सामने वाला जो कहता है हमें वही सुनाई दे जाता है, और कितना फास्ट मैकेनिज्म है। वेव्स आई, एम्पलीफाई हुई, एम्पलीफाई होने के बाद डीकोडिंग भी हो गई कि जैसे बोलता है वैसे सुनाई दे जाता है। कितना फास्ट मैकेनिज्म है, राइट। तो ऑर्गन ऑफ कोटाई अकर्स इन किस में होता है? कॉक्लिया में। कॉक्लिया कहाँ पे है? इंटरनल ईयर में, यानी हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है इन ओल्ड एज लेंस बिकम ओपेक डिसऑर्डर इज कॉल्ड। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये ओल्ड एज ऐसा नहीं, हम आपके साथ भी यही होगा। ये बिटर ट्रूथ है। जो आदमी कल बच्चा था आज बड़ा है, कल को बूढ़ा होगा। हर किसी के साथ ये होना ही है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि हम तो कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये फेज़ ऑफ लाइफ है, ये हर किसी को इससे गुजर के चलना है। आज जिस फेज़ में हमारे माँ बाप हैं, कल उस फेज़ में हम होंगे। आज जिस फेज़ में हम हैं, कल उस फेज़ में हमारे बच्चे होंगे। बात समझे? ये फेज़ ऑफ लाइफ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। तो कुल मिला के ओल्ड एज में जब लेंस जो है जिससे हमें दिखाई देता है वो ओपेक, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती, ओपेक हो जाता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। इस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया या कटरैक्ट। तो कटरैक्ट जो है यही बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मोतिया बिंदु। ठीक, उसमें क्या होता है? लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है। ठीक, जैसे चश्मा है, जैसे ये है लेंस है, इसको क्या है? खूब यूज़ किया जाए, रगड़ लग जाए, स्क्रैचेस लग जाए, है ना, इस पे दिखाई देना कम हो जाए, इससे दिखाई देना, आर पार दिखाई देना कम हो जाए, तो क्या है? ओपेक हो गया है। मीन्स इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है। इसको जब लगाओगे तो साफ दिखेगा नहीं। बात समझे? डस्ट ढेर सारी जमा हो जाए या रगड़ रगड़ के, तो कब से आँखों, भाई आँखों पे कितना जोर देते हो, टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, लैपटॉप देखते हो, और जब तक जगते हो कुछ ना कुछ देखते हो। इतना इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात कोई भी चीज़ है पुरानी हो जाएगी, है ना। तो ओल्ड एज में जब ओपेक हो जाता है तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं कटरैक्ट। ठीक, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल ऑफ। ब्लड प्रेशर किसके कंट्रोल में होता है? कौन सी ग्लैंड हमारी? पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस या एड्रिनल ग्लैंड। तो ब्लड प्रेशर याद करो, सिंपैथेटिक कंडीशन में क्या होता है? हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हमारी शरीर को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो कहाँ से ये हार्ट रेट? सिंपैथेटिक कंडीशन में कौन?
सी ग्लैंड है जो बड़ी हेल्पफुल होती, याद करो, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर भी किसके कंट्रोल में होगा, अंडर एड्रिनल ग्लैंड। और ऐसी सिचुएशन में ही एड्रिनर्जिक ड्रग्स पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताया है इसको, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। सिक्रीशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाई, आफ्टर प्रेगनेंसी सिक्रीशन होता है मेमरी ग्लैंड से, इसको मेंटेन करके कौन रखता है, रिलैक्सिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है। तो जाहिर सी बात है बता रखा हमने, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए होता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क के लिए, सिक्रीशन ऑफ मिल्क को मेंटेन करके रखता है कौन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस तरह से वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन HAP के पूरे हो गए। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो, कोई और टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, पढ़ते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो और वर्तिका मैम का चैनल खासकर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।